हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, मैं रजनीश सिंह आप सबका मेरे चैनल टोटल इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन को यहां पर कर रहे हैं। इंग्लिश पेपर को हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं। 30 डे प्लान मैं लेकर आया हूं जिसमें कि 30 वीडियो की सीरीज में हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। डे 3 आज है जिसमें कि हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले के 2 दिनों के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाकर उसे देख सकते हैं या फिर आई वाले बटन पे क्लिक कर भी आप उसे देख सकते हैं। तो थर्ड वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स थी उसे हम लोग उसमें कुछ वर्क्स जो इंपॉर्टेंट वर्क्स जो बाकी रह गए थे उसे हम लोग आज देखेंगे और इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगता है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स को हम लोग कर रहे थे। इसमें हमने आधे वर्क्स को देख लिया था और कुछ वर्क्स बच गए थे जिसे आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। लिरिकल बैलेट का 2nd एडिशन तक हो चुका था, ठीक है। आज हम लोग पोएम्स इन 2 वॉल्यूम से देखेंगे, ठीक है। ये लिरिकल बैलेट का 2nd एडिशन 1800 में आया था और इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे इसे हमने देख लिया था, जैसे कि लूसी ग्रे, लूसी की सीरीज जिसमें कि 5 पोएम थे। 5 पोएम का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया था। तो अगर आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। और 1807 में आता है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में 2 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पोएम। एक वॉल्यूम में बहुत सारे पोएम्स होते हैं। तो 2 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे 1807 में, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पोएम थे, जैसे कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के एक इंपॉर्टेंट पोएम था और आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये एक पोएम था जिसको कि डैफोडिल्स के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वर्क इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। तो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड या फिर डैफोडिल्स, जो भी कहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी द सेंट्रल आइडिया एंड द मैसेज ऑफ द पोएम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज दैट नेचर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एक नेचर पोएम है। आपको पता ही है कि रोमांटिसिज्म में नेचर को कितना बढ़ावा दिया गया, कितना वैल्यू दिया गया, जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे आगे थे। तो उन्होंने इस पोएम में जो कि डैफोडिल्स जो फूल होता है उसका एक पूरा एक कलेक्शन है, एक नेचुरल प्लेस है जहाँ पर वो गए हैं, तो बहुत सारे हजारों संख्या में दिख रहा है। तो वो उसके ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं। इन द पोएम डैफोडिल्स रिप्रेजेंट ब्यूटी एंड मेरी मेकिंग ऑफ नेचर। नेचर की खूबसूरती को यहाँ पे बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द मोमेंट्स विच ही स्पेंट इन वॉचिंग दोज डैफोडिल्स आर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। और जो मोमेंट उन्होंने डैफोडिल्स को देखने में बिताए वो उनके लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे, ठीक है। आगे देखते हैं इस पोएम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। 15 अप्रैल 1802 वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरथी were walking around Glencoyne Bay in Ullswater when they came upon a long belt of daffodils, as Dorothy put it memorably in her journal. डोरथी ने अपने जर्नल में भी इसको डिस्क्राइब किया था। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरथी, इसके बारे में भी मैंने बताया था जब फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में मैंने बताया था कि लाइफ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 15 अप्रैल 1802 को ये लोग घूमने जाते हैं और उसी दौरान वो लोग देखते हैं उल्सवाटर जगह पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स, एक लंबा चौड़ा जगह में डैफोडिल्स का जो फूल है वो फैला हुआ है। तो उसी को उन्होंने डिस्क्राइब करके इस पोएम में लिखा है। नेक्स्ट है कुछ वर्क है, माई हार्ट लीप्स अप, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, ओड टू ड्यूटी। ये सब वर्क भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ करना हो। जैसे कि सॉलिटरी रिपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे कि डैफोडिल्स है वैसे सॉलिटरी रिपर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक लिरिक है। लिरिक क्या है? लिरिक इज अ टाइप ऑफ पोएम। जैसे कि ओड भी एक पोएम का टाइप ही है। तो लिरिक में क्या होता है,
लिरिक में पर्सनल फीलिंग्स को पोएट लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सब्जेक्टिव होता है टोन इसका, पर्सनल फीलिंग्स को लिखते हैं और थोड़ा फॉर्मेशन इसका जो होता है बहुत लेंदी नहीं होता, शॉर्ट ही होता है, ठीक है। ये एक लिरिक है रिटन बाय इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स, उनके सबसे बेस्ट वर्क्स में से ये एक है। द पोएट वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज सिस्टर डोरथीज स्टे एट द विलेज ऑफ स्टर्थायर इन द पैरिश ऑफ बैल्क्विडर इन स्कॉटलैंड इन सितंबर 1803। कुछ जगह है, कुछ जगहों के नाम है, वो इंपॉर्टेंट ही एक तरह से कह सकते हैं। पेरिश मतलब होता है आपका चर्च, ठीक है। तो बैल्क्विडर की एक चर्च है जो स्कॉटलैंड में है। 1803 में 1803 में वो गए हैं अपने सिस्टर के साथ और वो विजिट को उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। रीपर मतलब जो खेत में जो फसल काटने वाले काम करते हैं, रीप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन वो काम कर रहा है, तो एक गर्ल है, ठीक है। इसमें पोएम में एक गर्ल के बारे में बताया है, हाईलैंड लैस, लैस मीन्स गर्ल, ठीक है, हाईलैंड में जो रहती है, जो कि फील्ड में अलोन है, अकेली है, सिंगल इन द फील्ड एज शी इज हार्वेस्टिंग हर क्रॉप शी इज सिंगिंग अ सैड ट्यून विच एकोज इन द डीप वैली। और वो जो वैली है, जो घाटी है, बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, सिर्फ एक आवाज़ आ रही है, वो उस लड़की की गाने की आवाज़ आ रही है, एक सैड ट्यून में वो कुछ गा रही है। तो स्पीकर आस्क अस टू स्टॉप एंड लिसन टू हर ट्यून और जेंटली पास। वो कहते हैं कि वहाँ पर आके आप ज़रूर उस ट्यून को सुने या फिर आप जेंटली पास वहाँ से क्रॉस कर जाएं, मतलब उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे अपने सॉन्ग को कंटिन्यू रखने दें। एज शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन शी सिंग्स अ मेलैंकली स्ट्रेन एंड द विलेज ओवरफ्लोज विद द ब्यूटीफुल सैड साउंड। भले ही वो सैड साउंड है लेकिन बहुत ही मधुर है, ठीक है। और पूरा का पूरा जो वैली है, सॉरी, वो जो वैली है वो उससे पूरा गूंज रहा है। द स्पीकर सेज दैट द साउंड इज मोर वेलकम देन एनी चैंट ऑफ द नाइटिंगेल टू वेरी ट्रैवलर्स इन द डिजर्ट एंड दैट द कुकू बर्ड इन स्प्रिंग नेवर सैंग विद अ वॉइस सो थ्रिलिंग। जैसा कि हम लोग नाइटिंगेल, कुकू बर्ड, इन सब वर्ड्स को बहुत मधुर समझते हैं, इनके सॉन्ग्स को बहुत मीठा समझते हैं, तो वो कंपेयर यहाँ पर करके बोल रहा है कि इनसे भी कई गुना वो बेहतर है ये किसका गाना, जो सॉलिटरी रीपर जो गर्ल गा रही है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्मेशन कैसा है, तो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया, 4 मीटर जिसमें होता है, ठीक है, उसको टेट्रामीटर बोलते हैं, ठीक है। आयम है, ठीक है, पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, आयम है, तो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। और राइम स्कीम है ए बी सी सी डी डी, ठीक है। तो ये 8 लाइन का एक आपका स्टैंजा है, 8 लाइन स्टैंजा, ठीक है। अगर आपको कोई पोएम को स्पेशली पढ़ना है तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं उस पोएम को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करके भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उसे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे भी वो पता चले कि आपको क्या पढ़ना है। एलिजिक स्टैंजास, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हद तक पूछा जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कुछ वर्क्स है, कुछ और अनदर वर्क्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, लिखे गए हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अगला है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802, ये भी 1802। फिर लंदन 1802, 1802 में उन्होंने बहुत से वर्क्स लिखे। एंड द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक सोनेट है, ठीक है, वन ऑफ द मेनी एक्सीलेंट सोनेट। सोनेट क्या होता है, सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, एक इटालियन सोनेट होता है जो कि पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है, और एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। सोनेट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में जरूर जानेंगे, ठीक है। एक क्या फॉर्मेशन में डिफरेंस है, कैसा इसका क्वाड्रेंट इसी में होता है, कपलेट होता है, एक में ऑक्टेव से स्टेप होता है, ये हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब थीम क्या है पोएम का, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये तो एक सोनेट है, 14 लाइन पोएम है, ये तो हमें पता चल गया। थीम क्या है इसका, तो जो पोएट है वो एंग्री है यहाँ पर। एंग्रीली द स्पीकर एक्यूजेस द मॉडर्न एज ऑफ हैविंग लॉस्ट इट्स कनेक्शन टू द नेचर एंड टू एवरीथिंग मीनिंगफुल। वो लोगों को, जो मॉडर्निटी के नाम पर लोग नेचर से पीछे हटते जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं, उससे वो बहुत क्रोधित हैं और उसी एंगर में उन्होंने इस पोएम को लिखा है। वो क्रिटिसाइज करते हैं द वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर बीइंग एब्जॉर्ब इन मटेरियलिज्म। बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता जा रहा है, ठीक है। लोगों को बस मतलब से मतलब है और वो लोग नेचर से अपने आप को अलग करते जा रहे हैं, क्योंकि वो नेचर पोएट थे। तो नेचर से लोग जब दूर जाएंगे तो उन्हें जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। तो इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। अगला है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि आया 1810। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता है हिस्टोरिकल बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है, जो कि वर्ड्सवर्थ के टाइम पे ही हो रहा था, ठीक है। और तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो बहुत हाईली अफेक्टेड, इम्पैक्ट उनका था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट उन पर था। तो वो उन्होंने अपने वर्क में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया। तो वॉज वन ऑफ दोज फ्रेंच पोएट हु ग्रीटेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो उन कवि में से एक थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्वागत किया था।
ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ रूसो एंड गॉडविन, जो कि वहाँ के बहुत बड़े फिलोसफर्स और थिंकर थे, ठीक है, रूसो और गॉडविन, उनके वो वर्ड्सवर्थ बहुत बड़े सपोर्टर थे। दिस पोएम वॉज रिटन एट डोव कॉटेज ग्रासमेयर, कहाँ लिखा गया था? डोव कॉटेज ग्रासमेयर 1804 में, ठीक है, लिखा गया था। स्टार्टिंग में उन्होंने बताया, इन द स्टार्टिंग इट वॉज पब्लिश सेपरेटली हैविंग अ सेपरेट एग्जिस्टेंस बट लेटर इट मर्ज इन द प्रेल्यूड, बाद में इसे प्रेल्यूड का एक हिस्सा बनाकर डाल दिया गया था। प्रेल्यूड आगे हम लोग देखने वाले हैं, शेक्सपियर के सबसे इंपॉर्टेंट में से एक वर्क में से उसे माना जाता है। तो व्हेन द पोएट कंपोज दिस पोएम किंग लुइस 16 वॉज रूलिंग ओवर फ्रांस, और उस वक्त लुइस 16 का राज्य था, साम्राज्य था फ्रांस में, जो कि बहुत ही क्रूएल राजा था। He was very cruel king. He was ruling over the country autocratically at the end of 18th century. The people were brutally beaten. लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, ठीक है, बहुत हत्याएं हो रही थी, लोग बहुत डिप्रेस थे, बट एट लास्ट दे स्टूड अप अगेंस्ट, आखिरकार वे खड़े हुए और फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया गया, ठीक है, क्रुएल्टी ऑफ किंग के अगेंस्ट लोग खड़े हुए और लोगों ने अपनी मांगे रखी थी, ठीक है। तो जिसमें मतलब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब इस पोएम का एक हिस्सा है, पोएम में भी ये सब बातों को डिस्क्राइब किया गया है। तो वर्ड्सवर्थ गेव फुल सपोर्ट टू द रेवोल्यूशन, वर्ड्सवर्थ का पूरा सपोर्ट था, और द पीपल सेलिब्रेटिंग द ओकेशन पैशनेटली, पीपल वर हाईली इंथुसियास्टिक, लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस रेवोल्यूशन में अपना साथ दिया था। वेन द लेकिन एक समय के बाद जो पैशन था लोगों का वो थोड़ा हद तक गिर गया था, पैशन डिक्लाइन, द पोएट सॉ सिमिलर क्रुएल्टी अगेंस्ट, तो पोएट उससे बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा निरुत्साह हो गए थे और फिर से वो क्रुएल्टी दिखने लगी थी समाज में। सिचुएशन वॉज द सेम एज बिफोर, और सिचुएशन पहले जैसा हो गया था, और जो ग्रुप ऑफ पीपल था वो दो पार्ट में बट गया था, एक हॉक्स एंड द डव्स, ठीक है, ये दोनों बर्ड्स के नाम है। तो हॉक्स का ये मानना था कि अगर किलिंग्स होते हैं तो होने दो, लेकिन हमें जो हमारे अधिकार है और जो बदलाव है वो हमें चाहिए, और डव्स का मानना था कि हमें सोसाइटी में जो चेंज है वो चाहिए लेकिन पीसफुली चाहिए, ठीक है। तो जो कि ये मेन थीम है इस पोएम का, और इसी पे इस पोएम को लिखा गया है, ठीक है। तो हालांकि इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही सब बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम द पोएट डिक्लेयर्स हिज इमेजिनेशन अबाउट हेवन ऑन अर्थ, पहले हाफ में उन्होंने धरती को स्वर्ग के जैसा बताया है, और कि अगर ये रिवोल्यूशन आता है, ठीक है, आगे चलकर लोग इस तरह से काम करते हैं तो ये एक स्वर्ग से कम नहीं होगा। लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, सेज इट वाज रियली बेसिंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, लेटर पार्टी डिस्क्राइब द रून ऑफ हिज ड्रीम लैंड ऑफ हेवन, और बाद में बताते हैं कि जो हेवन जो उन्होंने ड्रीम लैंड सोचा था वो बर्बाद होता जा रहा है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा था तो उस हिसाब से उन्होंने पोएम को लिखा था। अगला पोएम है गाइड टू द लेक्स। गाइड टू द लेक्स भी 1810 में आया था, और उसके बाद है टू द कुकू। टू द कुकू भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा गुना इंपॉर्टेंस रखता है पोएम है जो एक्सकर्सन, जिसका नाम है 1814। देखिए, एक्सकर्सन पोएम के बारे में जानने के पहले हम लोग एक बात जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वर्ड्सवर्थ ने अपने लाइफ में रेक्लूज नाम का एक वर्क लिखना चाहा था। रेक्लूज क्या था? ये कलेक्शन ऑफ वर्क, उन्होंने एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट था उनके लाइफ का, जो कि वो कंप्लीट नहीं कर पाए जीते जी, ठीक है। इसमें 3 पार्ट वो बनाना चाहते थे, ठीक है, 3 पार्ट बनाना चाहते थे, जिसमें कि जो सेकंड पार्ट जो था, जो कि एक्सकर्सन जो उन्होंने लिखा था, ये चाहते थे कि वो उसका हिस्सा बने, किसका? रेक्लूज का। लेकिन जो अदर पार्ट थे वो कंप्लीट वो कर ही नहीं पाए अपने जीते जी, तो इसलिए रेक्लूज जो था वो अधूरा रह गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेक्लूज ही, एक्सकर्सन जो था वो रेक्लूज का हिस्सा हो सकता था, लेकिन चूंकि रेक्लूज कंप्लीट वर्क नहीं था इसलिए इसको सेपरेटली पढ़ा जाता है। दो वर्ड्सवर्थ प्लान दिस प्रोजेक्ट व्हेन ही वाज इन द लेट 20s, जब अपने 20 साल के आसपास की उम्र में तभी उन्होंने प्लान कर लिया था, लेकिन ही वेंट टू हिज ग्रेव एट द 80 years old हैविंग रिटन द सेकंड पार्ट। लेकिन 80 years old तक भी जब वो मरने वाले थे तब तक ही उन्होंने सेकंड पार्ट ही कंप्लीट किया था, जिसका नाम था एक्सकर्सन, एंड लिविंग नो मोर देन फ्रेगमेंट्स ऑफ द रेस्ट, और बाकी पार्ट वो नहीं लिख पाए। अब बात की जाए एक्सकर्सन की, तो एक्सकर्सन क्या है? ये 9 बुक्स का एक कलेक्शन है। इसमें 9 किताबें इन्होंने लिखी, 9 बुक्स। 9 बुक्स जो है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, तो आप नाम को चाहे तो पढ़ लें। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि एक्सकर्सन के 9 बुक में से नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आप नाम देख लें, द वॉन्डरर, द सॉलिटरी, डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, द पेस्टर, चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन्स, द चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन्स कंटिन्यूड, द पार्सनेज, डिस्कोर्स ऑफ द वॉन्डरर। इस टाइप से 9 टोटल वर्क्स इसमें सम्मिलित है। आगे देखते हैं हम लोग लाओडामिया 1815, फिर 1845 में भी इसको फिर से पब्लिश किया गया था। वाइट डो ऑफ राइलस्टोन
ठीक है, पीटर बेल, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क है। एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स, अगर आपको इन वर्क्स के बारे में पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बताऊं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताएं, तो मैं उसे भी जरूर पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से प्रेल्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेल्यूड को हम लोग पहले देखेंगे। प्रेल्यूड ऐसा वर्क था जो कि उनके मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद पब्लिश होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, कोई भी वर्क किसी के मरने के बाद पब्लिश होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ह्यूमसली। इट वॉज पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमसली, ठीक है, मरने के बाद पब्लिश हुआ था। तो प्रेल्यूड का पूरा नाम है द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। देखिए कभी कभी पूरा नाम भी पूछ देता है कि द फुल नेम ऑफ द पोएम प्रेल्यूड इज, और इस तरह के मिलते जुलते 3-4 नाम होंगे जिसमें से एक नाम करेक्ट होगा। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। किसका है? वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। कई जगह पे इसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स कैसा पोएम होता है जिसमें कि राइम स्कीम नहीं होता है एंड में, और वो क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ब्लैंक वर्स में होती है। बाय द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू सम मोर फिलोसॉफिकल पोएम द रिक्लूज। ये रिक्लूज का इंट्रोडक्शन बनने वाला था प्रेल्यूड। ठीक है, जैसे कि एक्सकर्सन उसका सेकंड पार्ट होता और प्रेल्यूड जो था उसका इंट्रोडक्शन बनता। सोचिए प्रेल्यूड खुद जो है, ये खुद जो है 14 बुक का पोएम है और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बनता रेक्लूज का। तो रेक्लूज अगर पूरा पूरा बनता तो उसका लेंथ कितना होता आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ विच नेवर फिनिश, और जैसा कि मैंने बताया रेक्लूज को कंप्लीट नहीं कर पाए। प्रेल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क एंड रिवील्स मेनी डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। जैसा कि लिखा ही हुआ है ऑटोबायोग्राफिकल, तो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से उसमें उन्होंने बताया। वर्ड्सवर्थ बिगेन द प्रेल्यूड इन 1798। जब 1798 में उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनकी उम्र थी 28 वर्ष। तो बचपन से लेके 28 तक का जितना भी काम था उन्होंने किया, उसको उन्होंने 2-3 पार्ट में पहले लिख दिया और आने वाले लाइफ टाइम तक वो लिखते रहे, फुल लाइफ वो आगे के पार्ट्स को लिखते रहे। कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ, इन नेवर गेव इट ए टाइटल, कभी उन्होंने टाइटल नहीं दिया था। ठीक है, खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पोएम कॉलरिज ये क्या था। ठीक है, हिज सिस्टर डोर्सी वर्ड्सवर्थ को लिख के दिया था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि टाइटल नहीं दिया था, ये सब नहीं पूछता। लेकिन ये पूछता है कि कब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। द पोएम वॉज नोन टू बी जनरल पब्लिक अंटिल फाइनल वर्जन ऑफ वॉज पब्लिश 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ। वर्ड्सवर्थ जिनका डेथ 1850 में हुआ था, उस टाइम वो पोएट लॉरिएट थे। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप जानना चाहते हो तो देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पोएट लॉरिएट वर्ड्सवर्थ से पहले कौन थे और उनके बाद कौन बने। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो इट्स प्रेजेंट टाइटल वॉज गिवन टू हिज विडो मैरी, जो उनकी मरने के बाद जो विधवा मैरी हचिंसन जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने इसे पब्लिश करवाया था। ये सब भी इंपॉर्टेंट है। और जो 14 बुक है इसके अंदर, ठीक है, प्रेल्यूड के अंदर 14 बुक्स है। 14 बुक्स का नाम पूछ सकता है इसमें, जैसे कि कौन सा बुक है इसका हिस्सा, कौन सा बुक इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, या फिर कौन सा बुक पहले आया। ठीक है, मतलब पहले मतलब कौन सा पहले पार्ट है, अरेंज करना दे दिया जाए। जैसे कि इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम कंटिन्यूड, बुक 2 है। बुक 3 है रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज, जैसे जैसे उनका जीवन बीतता गया, जहाँ जहाँ वो उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसके बारे में उन्होंने पूरा का पूरा बुक लिख दिया है। ठीक है, समर वेकेशन, फिर बुक्स, कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, रेसिडेंस इन लंदन, रेट्रोस्पेक्ट, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, रेसिडेंस इन फ्रांस, कंटिन्यूड, कंक्लूडेड, इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, कंक्लूडेड, एंड एट द एंड कंक्लूजन। So these were the 14 books which were the part of the book Prelude. तो ये सब वर्ड्सवर्थ के कुछ खास इंपॉर्टेंट वर्क थे। ठीक है, ऊपर के जो वर्क्स है ये मैंने पहले वाले वीडियो में, मतलब सेकंड वाले वीडियो में बताया था, तो इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे भी देख लें। तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप चाहें तो इनका नोट्स बना लें। जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट रखा है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके नोट्स लिखते जाए और मेरे लेक्चर को सुनते जाए, और वीडियो लिखने के बाद पूरा लेक्चर को एक बार फिर से सुन लें ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। आने वाले वीडियो में हम लोग दूसरे ऑथर को, दूसरे पोएट को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि डे 4 में होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video to your friends so that they can also learn. Thank you so much.